से ठीक 2 घंटे बाद मुल्क में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर परसों 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। आप सबको घर से निकलना चाहिए और उस दिन वोट देना चाहिए। सियासी जमातों के मरकज़ी रहनुमा इस इलेक्शन मुहिम के दौरान मुतहर्रिक रहे, अवाम में नजर आए, बड़े बड़े दावे करते नजर आए। सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आए। इसके अलावा दीगर जमातों ने कैंपेन की और अब से थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद ठीक 12 बजे ये कैंपेन का वक्त ख़त्म हो जाएगा। क्या माहौल रहा है मुख्तलिफ शहरों में, 8 शहरों से हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, वो हम बताएंगे आपको कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। स्टूडियो में हमारे साथ हामिद मीर साहब और सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब, आप दोनों मौजूद होंगे। उनसे ये मालूम करेंगे कि अगली हुकूमत जो बनने जा रही है वो उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार कराची का होगा, खैबर पख्तूनख्वा का होगा, या फिर जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनका होगा। ये कौन सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाला है? पहले देखिए ज़रा कराची में इंतखाबी मुहिम का क्या माहौल है। हमारे नुमाइंदे वलीद अहमद वहाँ से बता रहे हैं। कराची की गलियों, सड़कों, मोहल्लों, हर हल्के में तमाम बड़ी सियासी जमातों ने भरपूर मुहिम चलाई है। इस सिलसिले में जो बागे जना है वो सियासी जमातों के जलसों का मरकज बना रहा। पहले MQM ने जलसा किया, फिर जमात इस्लामी ने वहां पर पावर शो किया, TLP ने मैदान सजाया। इसी तरह जो दीगर मुकामात हैं कि हर हल्के में हर जगह पर तमाम बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस सिलसिले में जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके कायदीन कराची पहुंचे, उन्होंने जो अपने कारकुनान हैं उनसे खिताब किया, अपना जो मंशूर है वो अवाम के सामने रखा। इस सिलसिले में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक यहाँ पर आए, इसी तरह TLP से साद रिजवी कराची में आए, जबकि JUIF से फजलुर रहमान ने यहाँ पर आकर खिताब किया। ताहम जो कराची के लोग हैं उन्होंने जो गैर मौजूदगी है मरियम नवाज की और नवाज शरीफ साहब की, इसको यकीनन महसूस किया है। TLP ने भी जगह जगह इंतखाबी, जो PTI है PTI ने भी इंतखाबी मुहिम चलाई है, लेकिन क्योंकि PTI का बल्ला इस बार मैदान में नहीं है, इसीलिए जो उनके उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाई है। एक जो बड़ा मसला दरपेश हुआ है PTI को इंतखाबी मुहिम में, वो हर हल्के से उनके 2 या 3 नुमाइंदगान हैं और जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहां पर अपना वोट दें। जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई कराची में, कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए। उसमें जो MQM का एक कारकुन है फराज, वो भी इंतकाल कर गया। तहम अब 12 बजे के बाद जो है वो इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया एक्टिव है, वाइब्रेंट है, वहां पर जो है इंतखाबी मुहिम चलाती रहेंगी। कराची की सूरत हाल है, काफ़ी अग्रेसिव कैंपेन चलाई गई है, मगर कराची के इस वक्त मसला ये है कि सिमत नहीं पता कि कराची के सिमत जाएगा। MQM दावे कर रही है कि वो 13 से 14 सीटें ले जाएगी, पीपल्स पार्टी भी यही दावा कर रही है, जमात इस्लामी भी यही दावा कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ खड़ी है, मगर दावा अभी भी वो यही कर रही है कि जो 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट था वही आएगा। पेशावर में क्या हो रहा है, गढ़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 2 इलेक्शन में। नादिया सुबह ही बता रही। पेशावर से कौमी असेंबली के सूबाई असेंबली के 13 हलकों के लिए पोलिंग होनी है 8 फरवरी को, और यकीनन जब इंतखाबात होते हैं तो उससे पहले उम्मीदवारों की जानिब मुहिम चलाई जाती है, जो आज रात 12 बजे तक का टाइम है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि रात को 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगी। तमाम अगर हम बात करें मजमूई तौर पर जो इलेक्शन के हवाले से जो इंतखाबी मुहिम मुख्तलिफ सियासी जमातों ने या उम्मीदवारों ने चलाई, तो वो इतनी कमज़ोर रही है कि ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो एक इलाके में एक दफ़ा गए हैं, और हमेशा ये होता था कि उम्मीदवार बार बार उन इलाकों में जाते थे और वोटर्स को वो कहते थे, कायल करने की कोशिश करते थे अपने मंशूर को लेके कि उन्हें वोट दिया जाता। हम अभी जो हालात हैं उसमें वोटर्स अपने घरों में बहुत कम मिल रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर हम इंतखाबी मुहिम की बात करें पेशावर में, तो बहुत कमज़ोर रही है। अगर हम 2018 की बात हुए थे, उसमें इंतखाबी मुहिम बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से होती थी, और अब यकीनन इंतखाबी मुहिम जो वोटर्स और जो सपोर्टर्स होते हैं उनकी वजह से ज़्यादा होती है। तहम इस दफ़ा सपोर्टर्स भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। सियासी जमातों के जो जितने भी कारकुनान हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। पेशावर के NA 32 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से बानी PTI ने भी इलेक्शन लड़ा, इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इस सीट पर इलेक्शन लड़ा था। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलोर और PTI के जो नामजद उम्मीदवार है आसिफ खान, उनके दरमियान जो है का हो सकता है। तहम जो पीपल्स पार्टी से जो नाराज़ होकर उन्होंने जो अवामी नेशनल पार्टी से नाराज़ होकर पीपल्स पार्टी की तरफ आए आबिदुल्ला, वो भी अपनी मुहिम चला रहे हैं। लेकिन अगर मजबूरी तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर गुलाम अहमद बिलोर अवामी
पार्टी और पीटीआई के नामजद आसिफ खान का आपस में कांटे का मुकाबला तो होना ही है। और अगर हम पीटीआई की इंतखाबी मुहिम के हवाले से बात करें, चूँकि पीटीआई से इंतखाबी निशान भी लिया गया, इसके बावजूद भी जो पीटीआई के जो नामजद वो उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ मोहल्लों में, गलियों में जा रहे हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तो हम जब मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस दफ़ा इंतखाबी जो मुहिम जो चलाई गई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने चलाई है, चाहे वो नून ने चलाई, और जमात ने चलाई है, तो वो इतनी मजबूत नहीं रही। लाहौर बहुत अहम है, कांटे के काफ़ी सारे मुकाबले वहाँ होने हैं। अर्बन एरियाज़ में तहरीक इंसाफ का दावा रहा है कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार ही हों, मगर वो जीतेंगे। वो तो रूरल का भी दावा कर रहे हैं, मगर नून लीग कहती है हमने बड़ा रिकवर किया है। क्या सूरत हाल है, देखिए। ये इलेक्शन जो है ये माजी से बड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें वोटर्स जो है वो इस वक्त खामोश नज़र आ रहा है कि माजी के इलेक्शनों में होती रही है वो नज़र नहीं आई। लाहौर के में 14 हल्के हैं कौमी असम्बली के, जिसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आई है। कंपेन भी कर रहे हैं, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार तो बहुत सारे हल्कों में खड़े किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है वो हल्का 127 है, जहाँ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद इलेक्शन और उसमें उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ हैं, जो कि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की उनको सपोर्ट हासिल है और इसके साथ पीटीआई के ज़हीर अब्बास खोखर जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। 128 में सलमान अकरम राजा उनके मुकाबले में ओन चौधरी हैं जो आईपीपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनकी भरपूर सपोर्ट कर रही है। तो ये कुछ कांटेदार मुकाबले हैं 7-8 हल्कों में, जिनमें मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो 130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में पीटीआई की जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन वो उनके साथ मुकाबला कर रही हैं। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ के मुकाबले में पीटीआई की आलिया लड़ रही हैं इलेक्शन और आज़ाद हैसियत में लड़ रही हैं। इस वजह से ये देखने में आ रहा है कि बाकी जो आज़ाद हैसियत में कैंडिडेट्स हैं वो जलसे जुलूस बहुत कम कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग बहुत कम हो रही हैं, लेकिन धड़ा भी करती जा रही है और इसके साथ कॉर्नर मीटिंग भी हो रही हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो भी सिर्फ 127 में कर रहे हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो भी ज़ोरों शोर से चलाई जा रही है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने 35,000 वोट लिए थे। हमारे और भी नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, मुल्तान में, लाड़काना में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में मौजूद हैं। एक और शहर हम आपको दिखाएंगे, कोयटा, और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास आएंगे। हामिद मीर साहब और सलीम साफ़ी साहब से पूछेंगे कि अंदर की बात क्या है, मामला जा किस तरफ रहा है। कोयटा में देखिए क्या सूरत हाल रही। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ अब से कुछ देर बाद ख़त्म होने वाली हैं। में ज़ोर शोर से जारी रही, लेकिन अमन अमान की जो सूरत हाल थी उसके बायस जो है काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा उम्मीदवारों को। कोयटा में पिछले एक हफ्ते के दौरान जो है कोई बड़ा जलसा नहीं हो सका। इसकी वजह इंतज़ामिया ने जो है कोई ये पाबंदी आयद की हुई थी कि जो है उम्मीदवार हैं जलसे जुलूस नहीं कर सकते और वो सिर्फ एक मीटिंग पर जो है इक्तफा कर सकते हैं। अगर हम बात करें बलूचिस्तान में अहम मार्कों की, तो कोयटा में कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, जिनमें NA 262 पर जमीयत उलमा इस्लाम के मलिक सिकंदर एडवोकेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रमजान दरमियान कांटे का मुकाबला होने की तवक्का है। इसी हल्के से BAP के मंजूर काकड़ भी हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए 263 की, तो NA 263 पर जो है काफ़ी सख्त मुकाबला है। जो मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई और बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के जो है रहनुमा हैं नवाब लश्करी रईसानी, इनके दरमियान सख्त मुकाबला होने की उम्मीद है। इस हल्के से जो है कि मीर मकबूल लैडी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोज़ी खान काकड़ भी हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए NA 264 की, तो उस पर जो है बलूचिस्तान नेशन पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला पाकिस्तान पार्टी के नवाब जमाल रईसानी कर रहे हैं। इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार मीर हमायूं अजीज़ कुर्द भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये वो उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटे के मुकाबले जा। ये नाजरीन इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। हामिद मीर साहब, तकरीबन तमाम ही शहरों में ये हमारे नुमाइंदे ज़रूर बता रहे हैं कि जो एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी होती है, एक जो जोश होता है वो है नहीं, और वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। डोर टू डोर कैंपेन ज़रूर हुई है, मगर एक माहौल होता है वो नहीं है। आपको लग रहा है कि एक हाई टर्नआउट वाला इलेक्शन हम देखने जा रहे हैं या एक लो टर्नआउट वाला इलेक्शन देखने जा रहे हैं? जो अभी तक जोशो खरोश नज़र नहीं आया, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये इलेक्शन जो है ये दरअसल अक्टूबर-नवंबर 2023 तक होना था, 60 दिन या 90 दिन के अंदर, तो वो तो हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर गैर यकीनी के बादल मंडलाते रहे इस इलेक्शन के ऊपर,
फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद मंजूर की गई कि इलेक्शन को डिले किया जाए। तो आपको भी पता है कि बहुत ताकतवर लोग जो हैं वो चाह रहे थे कि ये इलेक्शन ना हो और निगरान हुकूमत की मुद्दत में इजाफा हो जाए, लेकिन ये इलेक्शन हो रहा है और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि ये इलेक्शन हो रहा है। और मैं इसको मौजज़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये किसी न किसी की करामत है। ये सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट को इसका क्रेडिट ना दें, ये कहीं ना कहीं से कुछ हुआ है कि ये इलेक्शन हो रहा है। तो इस इलेक्शन का होना एक बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा जो फैक्टर है कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, कि जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है उसके उम्मीदवार जो हैं उन्होंने जब भी पब्लिक में निकल के जलसा करने की कोशिश की, कंपेन चलाने की कोशिश की, किसी को उठा लिया गया, किसी को मुकदमे में इन्वॉल्व कर दिया गया। तो ये एक दूसरी वजह है। ज़ाहिर बात है बिलावल साहब ने पूरे मुल्क में जलसे किए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी भरपूर कंपेन चलाई, उनको रोका तो नहीं ना किसी ने। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का आगाज़ किया तो उनको रोका तो नहीं ना किसी ने। लेकिन जिस जगह पे बिलावल साहब जलसे कर रहे थे, वहीं पे जब तहरीक इंसाफ ने जलसा करने की कोशिश की, उनको रोका गया, उनके कारकुनों को भी रोका गया और उनके रहनुमाओं को भी रोका गया। तो इसकी वजह से एक ऐसा माहौल जो है वो नहीं क्रिएट हुआ कि आप ये पब्लिक जो है वो देखे कि जनाब बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। जो बड़े बड़े जलसे जो है वो या नून लीग ने किए हैं या पीपल्स पार्टी ने किए हैं। तहरीक इंसाफ एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, वो नहीं कर सकी। अलबत्ता जिस चीज़ को मीडिया ने इग्नोर किया है कि मसलन खुशदार में BNP मैंगल और JUI फजलुर रहमान ने एक मुश्तरका जलसा किया, क्योंकि इन दोनों का अलायंस है, बहुत बड़ा जलसा है, उसको इतनी कवरेज नहीं मिली, ठीक है ना। तो इसी तरह ANP जो है, ANP ने भी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जगहों पे बड़े जलसे किए हैं, उनको भी इतनी कवरेज नहीं मिली। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये जिस तरह के अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज अपील किया है कि 8 फरवरी को वोटर जो हैं वो ख़ुद भी घर से निकलें और अपने जो अहले खाना है उनको भी लेकर निकलें। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, PTI भी यही कह रही है। तो अब जब सब पार्टियां जो हैं वो ये चाह रही हैं कि एक टर्न आउट जो है वो 55% या 60% से आगे चला जाए, तो इसका मतलब है सबको पता है कि वोटर का निकलना बड़ा ज़रूरी है। और ये मैं समझता हूँ कि वोटर को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि वो ख़ुद अगर एज्यूम करके घर में बैठ जाएंगे कि फ़ैसला तो हो चुका है, अब हमारे वोट से क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में बैठे हैं, आप साउथ पंजाब के दूर दराज इलाके में बैठे हैं, तो आप ये मत समझें कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं। अगर आप पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के अपने मर्ज़ी के उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगा देते हैं, हो सकता है कि आपके एक वोट से ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाए। इसलिए आप 8 फरवरी को घर से निकलें और कोशिश करें कि 12-1 बजे से पहले आपका वोट कास्ट हो जाए। और हामिद साहब, ज़ाहिर है एक जो रिवायती अगर एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है, तो इसका आपको लग रहा है कि लो टर्न आउट भी नज़र आएगा हमें, क्योंकि लोगों में वो जोश व खरोश नहीं है, या फिर साइलेंट हुआ है वोटर और वोटिंग वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन, परसों के दिन वो बहुत बड़ी तादाद में निकलने वाला है आपके ख्याल में? या मुझसे सवाल करना जी। अच्छा, अपना नाम शुरू में हामिद साहब का लिया था, मैंने साफ़ी साहब। अच्छा देखिए, एक तो ये वजह है जिसकी तरफ हामिद साहब ने इशारा किया कि आखिरी वक्त तक लोगों को यकीन नहीं था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा एक और रीज़न मौसम का भी है। ये तो कराची का माशाल्लाह मौसम बड़ा खुशगवार है और यहाँ पे इतनी सर्दी की शिद्दत नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके या बलूचिस्तान को तो छोड़ें, इस्लामाबाद और लाहौर में भी इस दौरान शदीद सर्दी भी रही, तो एक तो उसकी वजह से भी उतना टेम्पो नहीं बन सका। और तीसरी वजह, अगर इस मरतबा PTI के साथ जो कुछ हो रहा है तो यही कुछ, बल्कि इससे ज़्यादा कुछ 2018 में भी नून लीग के साथ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन का टेम्पो बन गया था। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त इलेक्शन की तारीख़ के बारे में कोई बेयकीनी नहीं थी। इस मरतबा चूँकि पहले से तारीख़ें बदली गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया और फिर लोग उसके बाद भी शकूक व शुबहात, ख़ुद हमारे मीडिया लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात फैलाता रहा। और आज से 2 दिन पहले तक भी जब 2 बंदे आपस में मिलते तो एक दूसरे से सवाल करता कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर इस बेयकीनी की वजह से वो टेम्पो ना बन सका जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। अच्छा, और साफ़ी साहब आप मुझे बताइएगा कि ज़्यादा बड़ा किरदार कौन अदा करने वाला है आपके ख्याल में? आज़ाद उम्मीदवार
या कराची, क्योंकि MQM कहती है कि जी हमारे बगैर तो बननी नहीं है जिसकी भी वफाकी हुकूमत, मगर पीपल्स पार्टी कहती है नहीं आपको कराची में कुछ मिलना ही नहीं है, हमने 13-14 सीटें ले जानी है। तो ये आज़ाद उम्मीदवार IPP या कौन होगा, खैबर पख्तूनख्वा के आज़ाद उम्मीदवार कौन होगा जो कि बड़ा किरदार अदा करेगा? मेरे ख्याल में कौमी हुकूमत की तश्कील में तो ज़्यादा किरदार जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका होगा, दूसरे नंबर पे MQM का किरदार होगा। ये यानी आप ये कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहेंगे तहरीक इंसाफ में? जी, यही उनकी अक्सरियत PTI के साथ नहीं रहेगी। PTI के नाम पे जीत जाएंगे वो लोग, लेकिन उनकी अक्सरियत PTI के साथ नहीं रहेगी। मगर सर जो खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसे रहनुमा हैं जो गिरफ्तार भी हुए या फिर रूपोश भी हुए, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और अब आके कैंपेन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब हों, झगड़ा साहब हों, वो कैंपेन कर रहे हैं, असद कैसर साहब हैं। तो ये रहनुमा अब इतने मुश्किल वक्त गुजारने के बाद जीत की जिन्होंने नहीं छोड़ी, इस दिन के लिए नहीं छोड़ी, इस इलेक्शन के लिए नहीं छोड़ी, MNA या MPA बनने के लिए नहीं छोड़ी। ये PTI की मुर्गी में आखिरी अंडा है जो वो 8 तारीख को दे देगी, फिर उसके बाद वो मुर्गी उनके लिए किसी काम की नहीं है। तो उसके बाद पता चलेगा कि वो कितने लोग उनके साथ रहते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं, आज से अगर 6-7 महीने पहले आप परवेज़ खटक साहब की गुफ्तगू सुनते तो वो क्या इनसे ज़्यादा गरिजदार नहीं थी? ये जो लोग उधर चले गए हैं या IPP में चले गए हैं या परवेज़ खटक साहब के साथ चले गए हैं, तो ये इसी तरह गरिजदार आवाज़ों में राब्ते नहीं करते थे, बातें नहीं करते थे। और फिर ऐसा भी नहीं है कि सब लोगों पे उस तरह की पाबंदी है। असद कैसर साहब रोज़ाना जलसा करते हैं और हमारा जियो उसको दिखाते हैं कि नहीं दिखाएगा। और किसी एक दिन उसको किसी ने गिरफ्तार कर लिया। शेर अब्दुल मरवत साहब रोज़ाना जलसे करते हैं और TV पे भी दिखाए जाते हैं, तो क्या उनको किसी ने गिरफ्तार किया? मरवत साहब का नाम आता है, मैं दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ साहब, आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। ये उनकी कैंपेन करने में और काफ़ी अग्रेसिव उन्होंने कैंपेन की है। आप क्या कोई कहानी है कुछ? देखिए उसको छोड़ें आप, वो तो अब फैसला तो 8 फरवरी को होना है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, हो सकता है साबी साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त हो। मैंने भी सुना है कि उनमें से कुछ उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोई यकीन दहानी करवाई हुई है, तो हो सकता है उन्होंने करवाई हो। लेकिन जो उनके अक्सर उम्मीदवार हैं आज के दिन तक, यानी कि आज सुबह तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है जी कि उनको कोशिश की जा रही है कि उनको पोलिंग एजेंट भी ना मिलें। तो अगर किसी का बाप उठा लिया गया, किसी का भाई उठा लिया गया और रिश्तेदार उठा लिए गए, चचा ताया, तो वो क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है ना। तो अगर तो उन्होंने कहीं यकीन दहानी करवाई हुई है तो फिर उनके रिश्तेदारों को उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जिन्होंने यकीन दहानी करवाई हुई है, जिनकी तरफ इशारा है साफ़ी साहब का, अगर ये जीत जाते हैं और इनको कामयाबी मिल जाती है और फिर ये अपनी जो असल पार्टी है उसके फैसले, उसकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलते, तो बहुत से लोगों ने तो कुरान पे हलफ भी दिया हुआ है। तो पंजाब का तो मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होगा। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ उम्मीदवार जो हैं उन्होंने सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए कि हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए, उन्होंने कोई ना कोई यकीन दहानी करवा दी हो। लेकिन अगर उन्होंने कोशिश भी की कि वो अपनी पार्टी को धोखा दें, तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर वो दोबारा पब्लिक के पास कैसे जाएंगे। ये बड़ी अहम बात है सर कि खैबर पख्तूनख्वा में जितनी पॉपुलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कर पाएंगे कि जीत जाएं और उसके बाद? नहीं, एक तो ये 2013 और 2018 में तो इस्टेब्लिशमेंट ने उसको पॉपुलर करवाया था और इसलिए हाजी ग़ुलाम बिलोर जैसे लोग को उनको भी हरवाया गया और जो लोग दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाले थे उनको जितवाया गया। और अभी भी हम बार बार खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं। इससे पहले आप छोड़ें, ये तो बाद की बात है ना। जब परवेज़ खटक साहब ने पार्टी छोड़ी उस वक़्त तो जज्बात और भी पीक पे थे ना। तो क्या परवेज़ खटक साहब लोगों में नहीं जा सकते या नहीं जा रहे हैं? महमूद खान साहब जो उस्मान बुज़दार प्लस के नाम से मशहूर थे और उन पे इमरान खान साहब ने इतनी इनायतें की और उनको सूबे का वज़ीर आला बना दिया, क्या महमूद खान साहब भरपूर तरीके से अपना इलेक्शन कैंपेन स्वात जैसे इलाके में नहीं चला रहे हैं? क्या उनको लोगों ने घर के अंदर बंद कर लिया है?
तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, ये इसमें बहुत मुबालगा भी है। और हर तरह की वोटर, ये कोई तहरीक लब्बैक नहीं है या ये कोई जमात इस्लामी नहीं है। यहाँ इमरान खान के फ़ैन फॉलोअर्स है, उनके वोटर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी खातिर जान देने वाले हैं या उनकी खातिर ज़ाती दुश्मनी मोल लेने की है। पख्तूनख्वा में अगर इमरान खान का सपोर्ट बहुत है, लेकिन पख्तूनख्वा में फिर एक दूसरा कल्चर भी है कि अगर आपने किसी की बेइज्जती कर दी तो फिर वो बात वहीं पे नहीं रुकती कि आपने किसी के घर के सामने जाके जुलूस कर लिया या उसकी बेइज्जती कर ली, तो उसको जवाब में भी फिर लोग उसको दुश्मनी बना लेते हैं। मैं इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करता हूँ कि बड़ी अहम गुफ्तगू है, फिर होगा क्या और सिनेरियो क्या बनता नजर आएगा, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद नाजरीन। हाबिब साहब, जो एक बड़ा सवाल है, अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं वो ये कि मरकज़ में तो हमें नहीं नज़र आ रही है अपनी हुकूमत बनते हुए, मगर हमें एक बेस मिलेगा और वो बेस होगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सूरत में। एक छोटी पार्टी को हमारे आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम हुकूमत बनाएंगे और एक कम अज़ कम एक बेस होगा तहरीक इंसाफ के पास। आपको लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कम अज़ कम बनाने में कामयाब होगी तहरीक इंसाफ? देखें, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाते हैं नहीं बनाते ये बात की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली में भी अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अपने 30 से 40 MNAs को रिटेन करने में कामयाब हो जाती है, तो जो कि मुझे भी उन्होंने बताया कुछ उनके जो सीनियर रहनुमा हैं कि जी हम एक पार्टी जो है उससे बात होगी हुई है, हम उसको ज्वाइन करेंगे और फिर वो हमारा एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे सारे के सारे MNA, और फिर हम किसी दूसरी पार्टी में ना जाएंगे, ना आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कोई हमें ख़रीद सकेगा। तो उसके बाद जो अगर ऐसा हो जाता है तो जो तहरीक इंसाफ है वो अगर उसके पास 30, 35, 40 MNA भी हैं तो वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगी कि जिस तरह वो वज़न डालेंगे तो वो हुकूमत बन सकती है। तो ज़ाहिर बात है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी एक हुकूमत आ जाती है और वो बना लेते हैं, जो कि मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि ये इनके अक्सर लोग जो हैं वो जीत सकते हैं। तो वहाँ पे भी अगर इनकी हुकूमत बन जाती है और मरकज़ में भी ये हुकूमत में तो नहीं होंगे, लेकिन इनके एक साइजेबल नंबर है इनका कौमी असम्बली में, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ बतौर एक सियासी जमात के वो ज़िंदा रहेगी। और उसके बाद अगर इनके जो 3-4 वकील उम्मीदवार हैं वो जीत जाते हैं, सलमान अकरम राया साहब हैं, गौर खान साहब हैं, शुएब शहीन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, तो और भी बहुत से इनके लॉयर्स जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो वो लॉयर्स जो हैं वो अगर जीत के पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो वहाँ पे उनका पहला भी एक्सपीरियंस है, लतीफ़ खोसा साहब का पहले भी एक्सपीरियंस है, और फिर वो लीगल माइंड्स भी हैं, तो वो इमरान खान का जो केस है उसको बड़े मौसर अंदाज में पार्लियामेंट में पेश करेंगे। और बाकी जो हुकूमत की मुखालिफ सियासी जमातें होंगी वो लेजिस्लेशन में उनको गाइड करेंगे, उनको रहनुमाई फ्राहम करेंगे। तो उससे जो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर एक सियासी जमात के जो सर्वाइवल है वो मुझे लगता है कि वो उसका मसला ख़त्म हो जाएगा और वो सर्वाइव कर जाएंगे। सर्वाइव कर जाना ही तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। ये छोड़ दें कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाते हैं, मरकज़ में हुकूमत बनाते हैं नहीं बनाते, कोलिशन में आते हैं नहीं आते, वो अगर एक सियासी जमात के तौर पे सर्वाइव कर जाते हैं, जिस तरह के इस इलेक्शन में एक बड़ी तादाद में उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और आप और मैं उस पर बात कर रहे हैं। आपने अभी मुझे सवाल किया क्या वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे, तो आपका ये सवाल जो है ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। साफी साहब, आपको क्या लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि एक जमात जिसको बनाने पे इस्टेब्लिशमेंट ने 11 साल सर्व किए हों और 11 साल उनके हक़ में मीडिया को, पाकिस्तान के पैसे वाले लोगों को, जुडिशरी को और बाकी सब इदारों को इस्तेमाल किया हो, और फिर उन्होंने एक सूबे पे 2 मरतबा और मुल्क पे 1 मरतबा हुकूमत की भी हो, तो उस पार्टी को अगर कोई ये समझे कि रातों रात वो ख़त्म हो जाएगी तो वो तो अहमकों वाली बात है। तो कोई भी ये नहीं समझता कि PTI ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर उसकी हुकूमत बनती है उस PTI की जो इमरान खान साहब के साथ लायल रहती है, तो मेरे लिए ये एक मोजिज़ा होगा।
क्योंकि इस वक्त एक तो आप बखूबी जानते हैं कि उनके साथ वही सलूक हो रहा है जो 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे उनके जितने बड़े बड़े पिलर्स थे, उसमें मसलन परवेज़ खटक साहब थे जो एक मरतबा वज़ीर आला बने थे, उन्होंने छोड़ दिया है। इसी तरह महमूद ख़ान साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने छोड़ दिया है। फिर शाह फरमान साहब है, वो डिसफंक्शनल है, कोई एक्टिव नज़र नहीं आते। और जो लोग इस वक्त वहाँ पे क़यादत उनको दे दी गई है वो पीटीआई के वर्कर के लिए अजनबी है। तो इन फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि पार्टी की तरफ से कोई वाज़ेह चीज़ नहीं थी कि कौन उम्मीदवार बनेगा। तो कई हलकों पे 2-2, 3-3 बंदे अपने आप को इमरान खान का रिप्रेजेंटेटिव बना के वो पेश कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगर एक तरफ हम ये बात मानते हैं कि पीटीआई के जो लोग जेन्युइनली इमरान खान के साथ कड़े हैं तो उनको उठाया जाता है, उनके रिश्तेदारों को उठाया जाता है, अभी जो हामिद मीर साहब ने बात की, तो फिर वहाँ पे जो लोग आज़ादाना कैंपेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेने के बाद कहीं और जाएंगे, तभी तो उनको इजाज़त दे दी गई। या तो फिर हम ये मान लें कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी पीटीआई के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही है, कोई पकड़ धकड़ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पकड़ धकड़ बाकी जगहों पे हो रहा है और वहाँ पे असद कैसर साहब, बाकी जो लोग हैं वो आज़ादाना इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि उन्होंने ये यकीन दहानी कराई होगी कि इलेक्शन के बाद वो इमरान खान के साथ नहीं रहेंगे। और हम सब पंजाब की तरफ आते हैं, अब एक ख़ास पैटर्न नज़र आ रहा है। ज़ाहिर इश्तिहार में तो अनाउंस कर दिया, वैसे तो पहले भी अनाउंस कर रहे थे, बट आज तो कैटेगोरिकली कि जी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बनेंगे, नून लीग की तरफ से कम ये कह दिया गया है। और नवाज़ शरीफ साहब मुसलसल जलसों में अपने बाद स्पीच कराकर ये तासुर देते रहे कि जी ये मेरी जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, ये मेरी वो सियासी मीरास जो है वो इनको जाएगी। तो आपको लग रहा है कि पंजाब का फैसला हो चुका है या भी होना है इस फैमिली के अंदर, क्योंकि फैमिली से बाहर तो रिवायत है नहीं ज़्यादा कि ये जो बड़े बड़े ओहदे हैं कि वो चले जाएँ। जो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड तो यही बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो पंजाब की वज़ारत आला की उम्मीदवार हैं और इसीलिए वो सूबाई असम्बली से भी इलेक्शन लड़ रही हैं और कौमी से भी लड़ रही हैं। लेकिन अगर वो वाकई उम्मीदवार हैं वज़ारत आला की तो फिर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं, ये एक अहम सवाल है। तो लेकिन ज़्यादा जो कंसेंसस है वो यही लग रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ही पंजाब की वज़ारत आला की उम्मीदवार हैं और इस हवाले से उनको प्रोजेक्शन भी दी जा रही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो वज़ारत आला की उम्मीदवार हैं तो फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो फिर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, तो फिर जो तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है कि ये जो बड़ी जमातें हैं ये इन्होंने जो क़यादत है उसको अपने ही ख़ानदान के अंदर उसको इकट्ठा किया हुआ है, तो फिर तो उसको बड़ी तक़वियत मिलेगी पीटीआई के बयानिए को कि बाप जो है वो वज़ीर आज़म है और उसकी बेटी जो है वो चीफ़ मिनिस्टर बन गई है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की। तो इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पे एक ही ख़ानदान की हुकूमत है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो अगर चीफ़ मिनिस्टर उनको बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है तो ठीक है। अभी तक मुस्लिम लीग नून यही कह रही है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन जब वो MNA बन जाएंगे और मुस्लिम लीग नून को अगर अक्सरियत मिल जाती है तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट कर दें प्राइम मिनिस्टर। आप क्या कहिएगा सर? क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब साथ हैं तो नवाज़ शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपने ये करना है, शहबाज शरीफ साहब आपने वो करना है, मुख्तलिफ हल्कों में जाके जब तकरीर कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब मौजूद भी होते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा को ज़ाहिर है वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने सियासी वारिस के तौर पर, ख़ुद को वो प्रेजेंट कर रहे हैं वज़ीर आज़म के तौर पर। ये फैसला हुआ है फैमिली के अंदर के क्या होना है? या देखिए शाहज़ीब, या तो फैसला नहीं हुआ है इसलिए वो अभी तक अपने पत्ते सामने नहीं ला रहे हैं, या फ़ैसला हुआ है लेकिन फिर बहुत राजदारी से और बहुत एक्टिंग से काम लिया जा रहा है कि किसी पे वाज़े नहीं हो रहा है कि कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन नहीं होगा। फ़ैसला हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों ये चट्टी हिस्स मुझे कहती है कि इसके बावजूद, इन सब कुछ के बावजूद, दावों के और वादों के कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, ये इम्कान हमें मुस्तरद नहीं करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए। क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ साहब निजी महफ़लों में ये कहते हैं कि अगर सादा अक्सरियत ना मिली
तो फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूँगा। तो सादा अक्सरियत मिलने का इम्कान तो बहुत कम नज़र आता है। अच्छा, फिर ये तो ज़ाहिरी बात है कि ना पार्टी कबूल करेगी ना कौम कबूल करेगी कि मरकज़ में वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और पंजाब में मरीम नवाज़ वज़ीर आला बन जाए। तो अगर पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ को बनाया जाता है तो फिर तो बहुत और भी चांस बढ़ जाता है मरकज़ में शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। ट्रांसमिशन में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। अब कैंपेन का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटा और 10 मिनट रह गए हैं। तमाम जमातें कैंपेन कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त लाड़काना में मौजूद हैं, वहाँ जलसा भी उन्होंने किया, कैंपेन का इख्तिताम वहाँ पर कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है कि वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। MQM अपनी कैंपेन का इख्तिताम कर रही है, दीगर जमातें कर रही हैं। कराची की 22 नशिस्तों पर शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि बिल्कुल अनसर्टेनिटी हो कि कौन सी जमात लेकर जाएगी। पीपल्स पार्टी कह रही है कि 13-14 हम जीत जाएंगे, यही दावा तकरीबन इस वक्त MQM का है। इसके अलावा जमात इस्लामी भी कह रही है कि हम जीतेंगे। तो कौन जीतेगा? नून लीग कम से कम दावेदार नहीं है, ना उन्होंने कोई जलसा किया, ना ही कोई अग्रेसिव कैंपेन उन्होंने सिंध में आके की है। तो इसलिए नून लीग का बहरहाल कोई दावा नहीं है। तहरीक इंसाफ ज़रूर कह रही है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए भी कराची में कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो रहे हैं कि अगला सेटअप क्या बनने जा रहा है। बिल्कुल कैंपेन का आखिरी वक्त होगा और हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। पूरा पैनल हमारा आपके साथ मौजूद होगा 11 बजे की हेडलाइन के बाद। आप हमारे साथ रहिए।